हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कुमार बिश्नोई आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ हम आज धान पर बात करने वाले हैं। और धान के ही पुराने जो हमारा कंटिन्यूशन में टॉपिक था कि धान के हमने पहले बीमारी पढ़ी थी और आज हम धान के कीट पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा होगा और सब्सक्राइब किया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं धान के प्रमुख कीट। कीट मीन्स इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट में उन चीज़ों को हम गिनते हैं जो फसल को काट कर या रस चूस कर या उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाए जो हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमें नुकसान पहुंचाने वाला भी दिखाई देता है, तो उन सबको हम कीट की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, धान में दो तरह के कीट मुख्यतः लगते हैं। पहला कीट होते हैं, पहला ग्रुप है उनका जो पौधे में रस चूसकर उसको हानि पहुंचाते हैं। ये पहला ग्रुप है, इसमें बहुत सारे कीट हैं। और दूसरा ग्रुप है हमारा ऐसा जो पत्तियों को या पौधे के विभिन्न भागों को काट काट कर उनको हानि पहुंचाते हैं। ये दो तरीके के इसमें हमारे कीट हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कीटों की जो पौधों का रस चूसकर या पौधे के विभिन्न भागों का रस चूसकर उस पौधे को हानि पहुंचाते हैं। उनमें सबसे घातक और सबसे खतरनाक कीट धान का है ब्राउन प्लांट हॉपर, धान का भूरा फुदका, BPH बोलते हैं इसको। और ये इतना घातक है कि ये धान में लगभग 3 से 4 दिन में कभी कभी पूरी फसल को तबाह कर देता है। होता क्या है कि इसमें भूरे रंग का बहुत छोटा सा फुदका होता है। फुदका बोले तो हॉपर की खास पहचान ये है कि जब भी चलेगा, जैसे आपने देखा होगा कीट इस तरीके से सीधे चलते हैं, ये कभी सीधा नहीं चलता, ये चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, या तो ये लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड इस तरीके से चलेगा। ये सीधा नहीं चल सकता है, ये इसकी खास पहचान है। और ये पत्तियों पर, तने पर रस चूसता है। और ये सबसे ज़्यादा रस चूसता है पौधे का जो निचला भाग है, जो मिट्टी के पास या जहाँ पर पानी भरा है उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, अर्थात जहाँ झुंड बना है, धान के पूरा क्लम्प बना है, उस हिस्से में सबसे ज़्यादा रस चूसता है। और उस रस चूसने का परिणाम ये होता है कि किसान को कई दिनों तक पता ही नहीं चलता कि ये खेत में कीट लगा भी है। उन खेतों में नहीं लगता है ये कीट जिन खेतों में किसान रोजाना टहलने जाते हैं अंदर तक। तो वो करते क्या है कि खेत में वो अंदर कोई जैसे हाथ में लाठी या डंडा होता है, तो किसान उससे इस तरीके से जब अगर खेत में करता है तो ये सुबह में या शाम में आपको भुन के जैसे मच्छर से उड़ते दिखाई देंगे बहुत तेजी से। अगर ये पहचान है तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में BPH या भूरा फुदका आ गया है। और ये अक्सर तब आता है जब गेहूं में बाली निकल आती है। यानी कि आज के समय में जिन खेतों में बाली निकल चुकी है उनमें भी, और जिनमें बाली निकल रही है उनमें भी अगर संभावना बनी तो ये कीट बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। कभी कभी ये बहुत क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता है। और इसका एक पहचान और है, जिस क्षेत्र में रस चूसता है उस क्षेत्र में पौधों पर अगर दूर से खेत को देखते हैं तो उस खेत का रंग अलग से पीला पीला सा या ब्राउन कलर से थोड़ा सा हरे की जगह पीलापन दिखाई देगा और ऐसा लगेगा जैसे खेत जल गया है। तो इसको बोलते हैं हम हॉपर बर्न। और ये कहीं गोलाई में कहीं चौड़ाई में दिखाई देता है और ये जगह जगह दिखता है। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये 3 से 4 दिन में पूरी फसल को ही गिरा देता है, क्योंकि पौधे के निचले भाग से रस चूसता है और फिर जरा से वजन होता है पौधे में ऊपर बालियों का, और पौधा हल्की सी हवा में गिर जाता है। सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हवाएं अक्सर चलती हैं, तो ये सोने पे मतलब एक तो थी कड़वी और नीम पे चढ़ी जो कहावत है कि एक तो पौधे की जड़ों का रस चूस लिया गया, ऊपर वजन है और फिर ऊपर से हवा जब चलती है तो फसल पूरी तरह से गिर जाती है और धान की पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसकी रोकथाम, हम इन सभी कीटों की रोकथाम एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद एक दूसरा कीट है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, WBPH। ये सफ़ेद फुदका होता है। इसकी कमर पर सफ़ेद रंग का एक धब्बा सा दिखता है जिससे पता चल जाता है कि ये भी फुदका है, लेकिन ये व्हाइट बैक सफ़ेद कमर वाला एक फुदका है। इसका नुकसान थोड़ा कम होता है।
उसका नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान होता खूब है इससे नुकसान होता बहुत है। और जो हमने पढ़ा था एक बीमारी के स्टंट डिजीज, ग्रासी स्टंट डिजीज, तो जो बोनापन होता है वो इसी हॉपर के रस चूसने के कारण एक पौधे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये वायरल डिजीज को फैलाता है। तीसरा हमारा कीट है ग्रीन लीफ हॉपर। ये अक्सर सितंबर महीने में खूब लगता है। इसकी पहचान ये है, जब आप कई बार रात में गांव में बच्चे पढ़ते हैं तो टेबल लैंप पे एक हरे से रंग का बहुत छोटा सा महीन कूदने वाला कीट आता है और उसको अगर छू दो तो वो मर जाता है। और ये ग्रीन लीफ हॉपर जो हरा फुद का है, ये भी एक बीमारी फैलाता है, वायरस, टुंग्रो वायरस जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों कीट वैसे तो बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक बीमारी को फैलाते हैं वायरस जनित, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए ये दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा ध्यान में बढ़ जाता। अगर उन विषाणु जनित बीमारियों से बचना है तो फिर हमें इन सब का कंट्रोल भी करना पड़ेगा। बस अच्छी बात यह है कि कीट जितनी तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही बहुत छोटी छोटी दवाओं से, जो एग्रोकेमिकल्स हैं, उनसे इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब एक कीट आता है राइस मेली बग। एक सफ़ेद रंग का कीट होता है, स्केली कीट होता है। उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि अलग से स्केल्स हो, चिकनापन हो, और ये पत्तियों पौधे पर चढ़ करके जहाँ बाली होती है, तो बाली की जो गर्दन है, नेक है, जो उसका पेनिकल का डंठल है, उस डंठल पे जाके चिपक जाता है। और कभी कभी जहाँ दानों में रस पड़ रहा होता है, उन दानों पर भी चिपक जाता है, रस चूसता है और बाली लगभग सूख सी जाती है। तो लेकिन हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है, प्रकोप थोड़ा कम क्षेत्र में है, लेकिन रस चूसने वाला कीड़ा है, अगर लग जाए तो बहुत हानिकारक होता है। तीसरा है पेडी एफिड, धान का माहू कीट। माहू आप सब लोग जानते हैं, जैसे सरसों में लगता है, आम में लगता है, मटर में लगता है, तो ये ऐसे ही धान में भी एक माहू लगता है, बस प्रजाति उसकी अलग है थोड़ी सी। और वो भी क्या काम करता है, धान के जो माहू है उसका प्रौढ़ भी और उसका जो निम्फ है वो भी, ये दोनों के दोनों खूब अच्छी मात्रा में रस चूसते हैं। जहाँ रस चूसते हैं वहाँ पर मोल्ड फंगस का भी प्रकोप हो जाता है, जो कि जब ये रस चूसते हैं तो वहाँ से सेल सेप निकलता है, पौधे की कोशिकाओं से रस निकलता है और उस रस पर फफूंदी का प्रकोप हो जाता है, तो जिससे अक्सर बालियाँ या बीज पूरे तरह से काले पीले रंग के धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़े क्षेत्र में धान में नहीं लगता है। हाँ, जब धान की बाली निकल आती है तो एक कीट और है धान का गंधी बग। गंध आती है इसमें से, अगर इसको छू जाए तो हाथ में इतनी तेज गंध आती है कि एकदम पहचान पड़ जाती है, इसीलिए इसको धान का गंधी बग कीट कहते हैं। और ये कब लगता है, जब बाली निकलनी शुरू होती है तब से लेकर और पकने तक गंधी बग का प्रकोप होता है। अगर एक पौधे के 1 मीटर के समूह में, 1 मीटर स्क्वायर मीटर में जितने पौधे हैं, यदि वहाँ पर 2 से 3 गंधी बग दिखाई दें तो फिर इसका प्रकोप थोड़ा घातक माना जाता है। और इसका इलाज भी इन्हीं दवाओं के साथ आएगा, अभी हम बात करेंगे। और फिर एक लास्ट कीट होता है रस चूसने वाला, पेनिकल थ्रिप्स। बहुत महीन कीट होता है, मच्छर जैसा होता है, और रस चूसकर ये भी हानि पहुंचाता है पौधों को। अब ये जितने रस चूसने वाले कीट थे, ये मरेंगे कैसे, या इनका कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, रस कहाँ से चूस रहे हैं वो? पौधे के आंतरिक अंगों से। तो हमारी जो भी दवाई हो वो ऐसी हो जो पौधे के अंदर तक जा सके, अर्थात जितनी भी दानेदार दवाई है वो सब के सब सिस्टेमिक होती हैं। वो जड़ के पास हम बिखेरते हैं और पौधा पानी के रास्ते, जैसे पानी सोखता है या पोषक तत्व सोखता है जड़ों के द्वारा, वैसे ही उन दानेदार दवाइयों को भी वो सोख लेता है और पौधे के सभी अंगों में वो जहर फैल जाता है। और जब ये कोई भी कीट उस पौधे के रस चूसता है तो वो जहर उनके अंदर जाकर इन कीट का कंट्रोल कर लेता। तो अब आप समझ गए होंगे जितनी भी दानेदार दवाइयाँ हैं, कितनी धान में दानेदार दवाई चलती हैं। फोरेट लोग डालते हैं, कार्टाप को डालते हैं, फ्यूरेडान को डालते हैं। तो ये कोई सी भी दवाई जो आपके क्षेत्र में आसानी से आपको मिल जाए, दानेदार है,
मतलब इन सबका तो कंट्रोल करेगी बहुत आसानी से। उसकी रिकमेंडेड मात्रा जैसे अलग अलग होती है, अलग अलग प्रतिशत सक्रिय अवयव के हिसाब से जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके हिसाब से उसकी मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर से लगभग 18 से लेके और 20 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर के बीच में, क्योंकि जो एवरेज फिगर है, जो छोटा वाला बीघा होता है उस बीघे में 1 से 1.25 किलो बीघे के हिसाब से लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है कि 15 किलो से लेकर और 18 किलो के बीच में जैसा जैसा प्रकोप, अगर कभी कभी प्रकोप ज़्यादा है तो दवाई की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। उसका आप अपने क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर और कीट के प्रकोप के आधार पर कार्टा, फ्यूरिडान या फोरेट, इन 3 में से किसी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर दानेदार दवाई नहीं है तो किसका प्रकोप स्प्रे करें? बहुत अच्छी दवाई बाजार में अवेलेबल है, पहले समय से भी अवेलेबल है, जैसे मोनोक्रोटोफास थी। अब इस पे गवर्नमेंट की कुछ नीति बदल रही है, लेकिन फिलहाल मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपाइरीफास, अगर ये दोनों दवाई में से कोई आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपाइरीफास का 0.04%, 0.0% इस घोल से, या किसानों ने एक नया फार्मूला अपनाया है कि वो जितने 1 लीटर पानी में लगभग 1 ml दवाई वो लेते हैं और उसका फिर इस पर जितने लीटर पानी बढ़ाते हैं उसी हिसाब से दवाई की मात्रा को बढ़ा लेते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करते समय ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला स्प्रे वो खेत के चारों तरफ मेड़ पे करते हैं, उसके बाद फिर खेत में एंट्री, सारे खेत में स्प्रे करते हैं और खेत के अंदर जो मेड़ है उन मेड़ पर भी वैसे ही स्प्रे किया जाता है जैसा कि फसल के ऊपर किया जा रहा है, तभी आप कीट के प्रकोप को रोक पाएंगे। एक और दवाई है इमिडाक्लोप्रिड। तो ये थोड़ी महंगी दवाई है दरअसल, लेकिन इसकी मात्रा भी कम लगती है, तो औसत लगभग वही आ जाता है। महंगी दवाई है तो उसकी मात्रा कम लगती है, और जब दवाई में प्रतिशत कंटेंट थोड़ा कम होता है तो उसकी दवाई की मात्रा ज़्यादा लगती है। आमतौर से किसान को ये तय करना चाहिए कि वो जिस दुकान से खरीद रहा है उस दुकान पर बिकने वाले रसायनों की विश्वसनीयता कैसी है और उसके क्षेत्र में कौन से रसायन उपलब्ध हैं तथा उसके खेत में कितना प्रकोप है। पड़ोसी के खेत में कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसको देख करके तय ना करें कि आपको कितनी दवाई डालनी है। आपके खेत में जितना प्रकोप है या जितना इन्फेस्टेशन है उस हिसाब से आप दवाई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 दवाई हैं, रिकैप कर लेते हैं। ये रस चूसने वाले कीड़े हैं सब, ब्लाउन BPH या भूरा फुदका है, सफ़ेद फुदका, हरा फुदका, मेलीबग, धान का माहू कीट, गंदी कीट और थ्रिप्स, इन सब के लिए दानेदार दवाई या इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपाइरीफास या ट्राइजोफास, इनमें से किसी दवाई का आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं जो आपको उपलब्ध हो। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। दूसरा ग्रुप हमारा है जो पौधों में काट करके हानि पहुंचाता है। पौधों को ये काटता है, उनके विभिन्न अंगों को, कभी पत्ती को काट के खाता है, तो कभी ये बाली को काट देता है, या कभी कभी तने में छेद करते हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा है जो बहुत नुकसान पहुंचाता है। और शुरुआत के समय से सबसे पहला है येलो स्टेम बोरर, इसको तना छेदक भी कहते हैं। ये नर्सरी से भी लग जाता है, और नर्सरी में जब लगता है तो इसके जो प्रौढ़ हैं वो अंडे देते हैं। जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो नर्सरी की, उसमें ज़्यादातर इसका प्रकोप देखा गया है। तो किसान चालाकी क्या करते हैं कि पत्ती के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं या तोड़ देते हैं, और उसी में इसके अंडे होते हैं। तो वो अंडे कीट के नर्सरी वाले प्लॉट में ही रह जाते हैं, और खेत में ट्रांसप्लांटिंग के समय, रोपाई के समय फ्रेश पौध पहुँचती है। लेकिन कुछ कीट तब भी खेत में पहुँच जाते हैं। तो उनकी पहचान ये है कि जैसे ये मान लीजिए पौधा है और यहाँ उसकी जड़ है, तो इसके पास जो गांठ होगी यहाँ या यहाँ गांठ होगी, तो यहीं कोई सी गांठ के पास, जहाँ अक्सर वहाँ पर जहाँ पानी की ऊंचाई होगी, मान लीजिए पानी की ऊंचाई यहाँ तक है खेत में, तो इस जगह के आसपास एक छेद सा, या यहाँ गांठ के पास एक छेद सा दिखाई देगा। और यदि आप उसको इस तरह से चीर के देखते हैं या फाड़ के देखते हैं पौधे को, तो वहाँ पर एक सफ़ेद क्रीम कलर की एक कैटरपिलर गिडार दिखाई देगी,
जिसपे ऑरेंज कलर का सिर होगा और वो उसको काट के अंदर अंदर खाती रहती है। और उसके खाने से क्या होता है कि जो मुख्य बाली निकलती है वो डेड हर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, डेड हर्ट। ये तो बात है जब नर्सरी में पौधा था या उसके बाद खेत में लगाया ट्रिल्डिंग स्टेज में, लेकिन जब बाली निकल रही होती है तब भी ये कीट प्रभावित करता है। तो उस समय क्या होता है कि वो पूरी बाली की बाली सफ़ेद बन जाती है, पूरी बाली सफ़ेद, जिसे सिल्वर सूट के नाम से हम पहचानते हैं। तो ये कीट है जो बहुत घातक है और सबसे ज़्यादा नुकसान धान को भूरा फुदके के बाद ये येलो स्टेम बोरर ही पहुंचाता है। अब माइनर कीट आएंगे, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा होंगे। लीफ फोल्डर, ये क्या कीट कम करता है? पत्तियों को लपेट देता है। आपने देखा होगा कि कुछ कीट ऐसे होते हैं कि धान की पत्ती लिपटी हुई है और लिपटी हुई पत्तियों के अंदर छोटी सी गिंडार होती है और वो गिंडार उसको अंदर अंदर स्क्रैच करके पत्तियों के भाग को खाती रहती है। और जब आप उस पत्ती को खोल के देखेंगे तो वो पत्ती आपको पूरे खेत में इस तरीके से जाली जाली से इतनी जगह का खाया हुआ है, ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा और वो एक जाली में पूरा पत्ती आपको दिखाई देगी। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में प्रभावित करता फसल को। किसान इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। सबसे अच्छी बात यह है कि जब रस चूसने वाले किसी कीट के लिए दवाई छिड़की जाती है या इन कीट के लिए, तो इस कीट का प्रकोप भी अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा कीट है क्लाइंबिंग कटवर्म। ये क्या है कि पत्तियों पर चढ़ती है, कटवर्म है, कीट है, गिंडार है, चढ़ती है और पत्तियों को काट करके गिरा देती है नीचे और रात में अपना प्रकोप करती है। दिन में दिखाई नहीं देगी, दिन में छुपी रहेगी, रात में ये काटती है। और कभी कभी ये बाली की अवस्था में आती है तो पूरी बाली को भी काट के जमीन पे गिरा देती है। और आपने देखा होगा जमीन के पास कोई बाली कटी है, दाने हैं, लेकिन कीट कोई नहीं दिख रहा है, तो वहां पर ये क्लाइंबिंग या लटकने वाली चढ़ने वाली जो कटवर्म है, इसी का प्रकोप होता है। एक है स्वार्मिंग कैटरपिलर। ये भी बहुत घातक है। अगर ये अधिक मात्रा में लगी तो ये पूरी फसल को तबाह कर देती है। ऐसे लगता है जैसे किसी जानवर ने फसल को खाया हो, जैसे गाय भैंस जंगल में चली जाती है और वो खा लेती हैं पत्तियों को, उसी तरीके से ये पत्ते वाले भाग को लगभग खा देती है सारी की सारी। स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये गिंडार होती हैं और ये इतनी तेजी से खाती हैं वोरेशियसली कि पूरा पत्ते लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, लेकिन खाती हैं गिंडार है। एक है राइस केसवर्म। ये अपने ऊपर एक कीट है और ये जहाँ पानी की सतह है उसके ऊपर पत्तियों का एक केस बना लेता है, कवर बना लेता है और उसी के अंदर रहता है, वहीं खाता है। और वो केस आपको पत्ती पर तैरते हुए दिख जाएंगे। पानी पर, जो खेत में पानी की सतह है, वहाँ पर एक पत्तियों का एक जैसा लगा होगा कि किसी ने बैग बना दिया पत्तियों से, उसके अंदर एक कीट है, वो खा रहा होता है पत्तियों को, नई पत्ती काटता है, उसी के अंदर ले जाता है, आराम से खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन बहुत थोड़े मात्रा में इसका प्रकोप होता है। फिर एक होता है राइस हिस्पा। ये भी माइनर कीट है। ये क्या काम करता है कि पत्तियों में सुरंग जैसी बना लेता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे धान की पौधे की पत्तियों में अंदर किसी ने सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ सी बना दी हैं, सुरंग जैसी बना दी है। तो ये क्या करता है कि उन पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, हरा भाग है, उसको खा लेता है और उसको खाने के पीछे पीछे जो जगह बनती हैं वो सफ़ेद सफ़ेद नालियाँ सी बनती हैं, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रभावित होती है अगर ये ज़्यादा लग जाए तो। बस अच्छी बात यह है कि ये कम मात्रा में ही फसल को प्रभावित करता है। ऐसी एक छोटा सा और कीट है राइस रूट बीवल। ये क्या करती है? राइस, धान की जड़ जहाँ होती है, जड़ में एक छोटा सा कीट होता है, उसकी मैगेट होती है, वो खाती रहती है जड़ को। ये तभी दिखाई देगा आपको यदि आप किसी पौधे की जड़ को उखाड़ें तो अंदर दिखाई देगा कि जैसे गेहूं की सुरसली एक होती है, उससे जैसे मिलता जुलता, रंग अलग होगा उसका और कुछ खाते हुए आपको कीट दिखाई देंगे, तो वो राइस रूट बीवल है। और इसके पहचान ऐसे पड़ती है कि फसल कभी कभी अचानक सूखने लगती है और बीमारी कोई दिखती नहीं है। जब जड़ को उखाड़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें रूट बीवल थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में और उन्हीं खेतों में जहाँ ऊंचाई वाले खेत हैं जिनमें पानी नहीं भरा रहता है। ये कीट थे मेन। अब इसके बाद जो सबसे घातक और भी कीट हैं उनकी हम अगर बात करें तो उस कीट में एक नाम आता है ग्रास होपर। ग्रास होपर। अब दो कीट ऐसे हैं जो बड़े चालाक हैं। एक है ग्रास होपर, जिसे हम बोलते हैं टिड्डा,
ये बहुत तेजी से पत्तियों को खाता है, जिसे गांव में बच्चे आँख फोड़ा बोलते हैं, चूंकि बहुत तेजी से कूद के चलता है। तो ये टिड्डा होता है, हरे रंग का बड़ा कीट है, लगभग इतना बड़ा, और ये बहुत तेजी से पत्तियों को काट काट कर खाता है। और ये सबसे ज़्यादा जहाँ मेड़ होगी खेत की, मेड़ के पास वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसके इलाज के लिए आप पाउडर बखेरते हैं, जैसे कि अच्छा अभी ये कीट जो थे इनकी इलाज कैसे करें, तो चलिए टिड्डे के साथ ही उनके इलाज की बात भी कर लेते हैं हम। टिड्डे के लिए हम क्या करते हैं, कोई पाउडर, फेनवलरेट है, क्विनोल्फास की पाउडर है, या मेलाथियान डस्ट है, तो जो आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल हो। तो इसके प्रकोप के आधार पर कि कितना ज़्यादा प्रकोप है, उस पाउडर को लेते हैं और सबसे पहले मेड़ पे अच्छी तरीके से, और मेड़ के बाद मेड़ के जो बराबर में लगा हुआ खेत का हिस्सा है वहाँ पर, और फिर पूरे खेत में बखेरते हैं। इससे टिड्डे का प्रकोप रुक जाएगा। लेकिन अब जो हमारे धान में स्टेम बोरर था, लीफ फोल्डर था, काटने वाले जितने कीट थे, उनके लिए क्या करें हम? उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है ट्राइजोफॉस। ट्राइजोफॉस का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग भी करते हैं हम, मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग भी करते हैं, और इसके अलावा हम इमिडाक्लोरपिड का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग क्लोरोसाइपर, क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन एक दवाई है, थोड़ा सा तेज जहर होता है, इसका प्रकोप भी अगर ज़्यादा मात्रा में स्टेम बोरर का है तो कभी कभी वो एक दवाई से नहीं तो 2 दवाई के मिक्सचर से कंट्रोल होता है। तो उस कंडीशन में क्लोरोसाइपर का भी प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी आसानी से कीट का प्रकोप रुक सकता है, बशर्ते हम स्प्रे करने का तरीका ऐसा हो कि पहले तो हम मेड़ पे करें, उसके बाद पूरे खेत में जाएं, और स्प्रे करने का समय वो हो कि जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो स्प्रे की दवाई पौधे पर रुकी रहे। ऐसा समय कौन सा होता है? या तो अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकालीन सुबह सुबह, या फिर सूरज छिपने के बाद। तो आप अपनी ऐसे प्लानिंग करें, चाहे नंबर ऑफ लेबर आपको मजदूर ज़्यादा करने पड़े या स्प्रे की मशीन ज़्यादा यूज करनी पड़े, कि आपका स्प्रे करने का टाइम शाम का हो, धूप खत्म होने के बाद, और 2 घंटे में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जितना स्प्रे कर सकते हैं उससे करें। अब ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर भी आने लगे हैं, बैटरी माउंटेड भी आने लगे हैं, तो किसान लेबर को जोर कम पड़ता है, बस वो स्प्रे करता हुआ चलता है। तो 2 लेबर बड़े आराम से 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर सकते हैं 2 घंटे में। टिड्डे के लिए हो गया, उन सब के लिए हो गया। अब एक और बहुत हानिकारक कीट है, जो हम जैसा कीट तो नहीं कहेंगे उसको, पेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं चूहा। ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है किस अवस्था में? जब बाली निकल आती है। तो बाली निकलने के समय में चूहा बहुत नुकसान पहुंचाता है। चूहा मैमेलिया ऑर्डर का है, हम जैसे ही गुण है उसमें, तो इसको आप ऐसे ही किसी दवाई से नहीं मार सकते, क्योंकि इनकी एक कल्चर है कि जब यदि आपने कोई दवाई रखी तो उस दवाई को सबसे पहले उस चूहे के परिवार का जो मुखिया होगी मादा, वो टेस्ट करेगी, वही खाएगी, और अगर उसको कोई हानि हुई तो बाकी कोई परिवार का मेंबर उस दवाई को नहीं खाएगा। तो आप खुश हो जाएंगे कि बड़े मोटे मोटे 4-6 चूहे मर गए, लेकिन उससे चूहे का कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले उनको खिलाना प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे बाजार से आप कुछ अमरूद ले आए, काट के डाल दें, अमरूद नहीं होते तो सड़े हुए सेब होते हैं, उन्हें ले आएँ, उनको काट कर जगह जगह जहाँ पर चूहे का प्रकोप दिख रहा वो डाल दें। वो भी नहीं डालते हैं तो मक्का के दाने उनको डाल दें, या चावल को डाल दें। तो जब, और ये आज डाल देंगे, कल आप देखेंगे जा करके कि किस किस स्थान पर उन चीज़ों को खाया गया है। तो जिन स्थानों पर खाया गया है, दूसरे दिन फिर वही दवाई बिना दवाई के ही जो चीज़ आप पहले डाले थे वही फिर रख के आएंगे, उन बिलों के पास रख के आएंगे जहाँ जहाँ उन चीज़ों को खाया गया था जो आपने प्रयोग की थी। और 3 दिन खिलाने के बाद चौथे दिन जिस चीज़ को आप खिला रहे थे लगातार, आप मान लीजिए अमरूद खिला रहे थे तो अमरूद को, सेब खिला रहे थे तो सेब के, यदि आप मक्का के दाने खिला रहे थे तो मक्का के दाने को, और यदि आप चावल खिला रहे थे तो चावल को, या आप गेहूँ खिला रहे थे भीगे हुए तो गेहूँ को। जो चीज़ आप खिलाते आए 3 दिन तक, उसी दवाई में, उसी पदार्थ में आप जिंक फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की बाइट को मिला लेंगे अच्छे से, और मिला के
खाने को फिर जिस समय आप डाल के आते थे रोज, अगर आप दोपहर में डालते तो दोपहर में, और शाम को डालते हैं तो आपका खाना डालने का समय वही होगा, आपका खाना कौन सा है वो भी वही होगा, बस चौथे दिन उसमें दवाई जरूर मिली होगी। और जिंक फॉस्फाइड डाल देंगे आप तो आप देखेंगे कि चौथे दिन बहुत अधिक मात्रा में चूहे आपको मरे हुए खेत में इधर उधर दिखाई देंगे। चूहे का प्रकोप आप ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। आप सोचे पहले दिन दवाई डाल दें तो चूहे मरेंगे, लेकिन 2-3 मरेंगे, बाकी कोई दवाई आपकी नहीं खाएगा। उम्मीद है आपको ये, अगर आपकी कोई क्वेरी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।